दोस्तों भारतीय इतिहास का जो पार्ट 3 था वो हमने छोड़ा था प्रश्न नंबर 130 तक। आज से यानी कि आज का वीडियो जो है वह प्रश्न नंबर 131 से शुरू होगा। दोस्तों अगर आप यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और आज हम 150 प्रश्नों तक इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 131 है हमारा, पूना समझौता किन के बीच हुआ था? बताइए, जो पूना समझौता है वह किन के बीच हुआ था? तो दोस्तों वह हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच। किसके बीच? गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि यह समझौता हुआ कब था, तो यह हुआ था 1932 में, 24 सितंबर 1932 में हुआ था। कब पूछ ले तो 24 सितंबर 1932। किसके बीच? गांधी और अंबेडकर के बीच। और यह हुआ कहां पर था? तो यरवदा जेल में हुआ था। यरवदा जेल में हुआ था, यरवदा जेल। और यह है कहां पर? पुणे। यरवदा जेल कहां पर है? पुणे में है। और दोस्तों ये समझौते में था क्या? जो ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित सांप्रदायिक पंचायत था, जो कम्युनल अवार्ड था, उसमें दलितों के लिए जो है अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी, जिसके विरोध में जो है वह गांधी जी ने उपवास रखा था। इसी के विरोध में गांधी जी ने जो है इसका विरोध किया और उपवास रखा। इस समझौते में क्या हुआ कि जो है जो प्रांतीय विधानमंडल थे उसमें जो है इस समझौता जब हो गया तो इसमें यह हुआ कि प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए जो है आरक्षित सीटें जो थी, उसमें 71 सीटें थी, उसको बढ़ाकर जो है 148 कर दिया गया था। आरक्षित सीटें जो है प्रांतीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटें जो 71 सीटें थी उसको बढ़ाकर 148 कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, कोई नहीं आपको बताएगा, तो याद रखिएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 71 सीटों से 148 कर दिया गया था। कब हुआ? 24 सितंबर 1932 में। कहां पर हुआ? पुणे की यरवदा जेल में, यरवदा सेंट्रल जेल में। किसके बीच हुआ? गांधी और अंबेडकर के बीच। तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत, पूना समझौता। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 132, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से मिली? दोस्तों स्वायत्तता का मतलब होता है स्वयं निर्णय लेने की क्षमता, ऐसे बोल सकते हैं। तो भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से मिली? तो वह मिली थी 1935 के अधिनियम से। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आया था दोस्तों, भारतीय संवैधानिक इतिहास का हम इसे एक मील का पत्थर बोल सकते हैं। इसी अधिनियम के तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन, याद रखिएगा, द्वैध शासन की जो है द्वैध शासन को जो है वो समाप्त कर दिया गया था और उन्हें पूर्ण स्वायत्तता दी गई थी। पूर्ण स्वायत्तता मतलब उन्हें निर्णय लेने का जो है उनका अधिकार दे दिया गया था। इसका अर्थ था कि प्रांतीय सरकारें अब अपने आंतरिक मामलों में अधिक स्वतंत्र थी और निर्वाचित मंत्रीय प्रशासन के प्रति जवाबदेही थे। तो याद रखिएगा, द्वैध शासन इसी जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया उसी के अंतर्गत हटाया गया और प्रांतीय स्वायत्तता कब मिली? भारत को 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 133, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ था? बताइए, जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसका प्रस्ताव जो है वह कहां पर पारित हुआ था? तो दोस्तों जब हमारा 8 अगस्त 1942 में, 8 अगस्त 1942 के जो बंबई अधिवेशन था 8 अगस्त 1942 का, उसी में जो है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा और इसी जो ये बंबई का अधिवेशन था, जो भारत छोड़ो आंदोलन जहां से शुरू हुआ, उसी में जो है गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था। याद रखिएगा, ये नारा पूछ लेता है किस अधिवेशन में दिया गया, तो करो या मरो जो है 8 अगस्त 1942 के जो भारतीय कांग्रेस, जो कांग्रेस कमेटी थी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, उसके बंबई अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 में जो है करो या मरो का नारा दिया गया गांधी जी के द्वारा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 134, अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए, जो अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों भारत की अंतरिम सरकार का गठन जो है अगर पूछ ले कब हुआ था, तो 2 सितंबर 1945
1946 में। कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को भारत की जो अंतरिम सरकार है उसका गठन किया गया था। और इसका गठन इसलिए हुआ था ताकि ब्रिटिश भारत से एक स्वतंत्र देश में सत्ता के हस्तांतरण में मदद मिल सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्हीं को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों, उपाध्यक्ष का पद उसी टाइम जो है प्रधानमंत्री के समकक्ष होता था। और बाद में जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके टाइम बाद ये आधिकारिक प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू ही भारत के बने थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, तो इसको याद रखिएगा। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को। ये पूछ लेता है, ये सवाल आता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो 2 सितंबर 1946। चलिए अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न नंबर 135। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? बताइए, संविधान सभा में जो है वो कुल कितने सदस्य थे? तो दोस्तों, शुरुआत में संविधान सभा में 389 सदस्य थे। ठीक है, 389 जब संविधान सभा का गठन हुआ। दोस्तों, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत अगर पूछ ले हुआ था तो वो थी कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है, याद रखिएगा। और ये कब आई? 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन हुआ। शुरुआत में इसमें 389 सदस्य थे। और दोस्तों, 389 में से अगर मैं डीपली बात करूं तो 389 सदस्य में से जो 292 सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे, जो 93 सदस्य थे वो देसी रियासतों से थे, और जो 4 सदस्य है वो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से थे। याद रखिएगा, तब जाके 389 सदस्य टोटल थे संविधान सभा में। ठीक है, जब गठन हुआ इसका। उसके बाद जब इसका विभाजन हो गया, ठीक है, विभाजन के बाद जो है संविधान सभा में जो है वो 299 सदस्य रह गए। कितने? 299 विभाजन के बाद। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा जाता है कहीं ना कहीं से। इस कोई ना कोई प्रश्न ऐसे घुमा फिराकर आपसे इसमें से पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न नंबर 136। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व जो है वह किस देश से लिए गए हैं? बताइए, वह किस देश से लिए गए हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से? आयरलैंड से लिए गए हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, जो नीति निदेशक तत्व हैं हमारे भारतीय संविधान में, ये भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में। अनुच्छेद अगर आपसे पूछ ले तो 36 से 51 में है। 36 से 51 में भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व जो है 36 से 51 अनुच्छेद में है। भाग पूछे तो भाग 4। याद रखिएगा, कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न नंबर 137। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इसकी नोट्स और पीडीएफ अगर आपको चाहिए वो मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के बायो में भी मिल जाएगा। चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम है शिवेंद्र ज्ञान सेतु। और वहां जब आप सब्सक्राइब करेंगे उसको, तो वहीं पर आपको इसके पीडीएफ और नोट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन होती हैं वहीं आपको मिलेंगी। चलिए, भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो है वो भारतीय संविधान में कब जोड़े गए थे? तो 1976 में जोड़े गए थे। कब? 1976 में। दोस्तों, शुरुआत में जो है मूल संविधान जब था उसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे जो है 42वें पूछ लेकर संशोधन कौन सा था? तो 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1976। ये हुआ कब? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसकी सिफारिशों पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कब? 1946 में। अगर पूछ ले किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1976 में। अगर पूछ ले किस समिति की सिफारिश पर, तो स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति जो है इसकी सिफारिशों के आधार पर 10 जो शुरुआत में कितने 10 जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन इस समय अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो वो हैं 11। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। शुरुआत में कितने थे? 10। शुरुआत में कितने थे? 10 याद रखिएगा। अब कितने हैं? 11। ठीक है, 2002 का एक संशोधन आया जिसमें जो है 11 कर्तव्य जो है हो गए थे हमारे। याद रखिएगा, पहले 10 थे, अब 11 हैं। कौन सी समिति की सिफारिशों पर? स्वर्ण सिंह समिति।
कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1976 में। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 138। भारत में पहला पंचवर्षीय योजना आयोग किस वर्ष बना था? दोस्तों योजना आयोग की बात चल रही है कि शुरुआत में जो है भारत में पंचवर्षीय योजना आयोग जो है वह किस वर्ष बना था? तो दोस्तों जो बना था अगर पूछे तो कब? 1950 में। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई? 1951 से, और पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 तक चली थी। 1951 से 56। और कब की बात करें? शुरुआत इसकी 1951 से हो गई, लेकिन योजना कब बनी थी? तो वो 1950 में बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों अब अगर बात करें, योजना आयोग की जगह जो है वह नीति आयोग ने ले ली है। नीति आयोग, ठीक है, योजना आयोग का हटाकर नीति आयोग का गठन हुआ है। और यह कब हुआ? 2015 में। याद रखिएगा 2015 में जो है नीति आयोग की स्थापना हो गई है, इसकी जगह पर योजना आयोग की जगह पर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 139। हरित क्रांति का संबंध किससे है? बताइए। हरित क्रांति जो है इसका संबंध किससे था? तो दोस्तों हरित क्रांति का संबंध कृषि से था। किससे? कृषि से था। दोस्तों हरित क्रांति की अगर बात करें हुई कब? तो 1960 के दशक में। 1960 के दशक के मध्य में जो है हरित क्रांति जो हुई, इसका उद्देश्य जो था वह था उन्नत किस्म के बीजों को उपज के रूप में लाना और आधुनिक सिंचाई प्रणालियों का उपयोग करना और उन पर बढ़ावा देना, अच्छे उर्वरकों का उपयोग करना, कृषि उत्पादन क्षेत्र में मतलब कई सारे सुधारों के लिए जो है हरित क्रांति हुई थी। किस? कृषि के क्षेत्र में सुधारों के लिए। तो याद रखिएगा कब हुई पूछ ले? 1960 में। किसके क्षेत्र में? संबंध किससे था? कृषि से था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 140। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो दोस्तों जनगण मन जो है वो क्या है? राष्ट्रगान है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम राष्ट्र गीत है ये। ठीक है, याद रखिएगा वंदे मातरम जो है ये हमारा राष्ट्र गीत है। दोस्तों वंदे मातरम लाया कहां से गया, मतलब कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है आनंद मठ से। आनंद मठ से। ठीक है, आनंद मठ। आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसका मतलब जो है वंदे मातरम लिखा है। याद रखिएगा किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दोस्तों वंदे मातरम है क्या? राष्ट्रीय गीत है। दोस्तों कब पूछें इसको अपनाया कब गया? तो दोस्तों 1950 में जो है इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में भारत ने अपनाया था। 1950 में राष्ट्रीय गीत के रूप में जो है भारत ने अपनाया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 141। संगम युग किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए। दोस्तों संगम युग किस क्षेत्र से संबंधित है? यह प्रश्न मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अभी मैंने देखा सीटेट में जो है वो दक्षिण भारत से भी कई सारे प्रश्न पूछे गए थे, तो ये भी प्रश्न जो है दक्षिण भारत से है। तो संगम युग जो है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दक्षिण भारत से संबंधित है। दोस्तों दक्षिण भारत की अगर बात करें इस संगम युग की, दोस्तों संगम का मतलब है जो वो है आयोजित, मतलब ये जो विद्वान थे दक्षिण भारत के विद्वान, जो तमिल विद्वान और कवि थे, उनकी सभाएं संगम यानी कि आयोजित होती, सभाएं आयोजित होती थी, उसी को जो है ये माना गया। और ये युग जो है अपनी समृद्ध तमिल साहित्य और संस्कृत के लिए जाना जाता है, संगम युग। उनके जो दक्षिण भारत के इतिहास में जो है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, हो सकता है आपकी परीक्षा में आ जाए, तो इसलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा। अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 142। अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए, अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों जब कलिंग का युद्ध हुआ था, आपको बहुत बार मैंने बताया है, जो कलिंग का युद्ध हुआ उसके बाद जो है अशोक ने क्या किया था? हिंसा का मार्ग छोड़ दिया था और धम्म का प्रचार करना शुरू किया था। धम्म का मार्ग दोस्तों नैतिकता का मार्ग जो है इन्होंने शुरू किया था। नैतिकता मतलब मोरालिटी, तो इसका जो है इन्होंने रास्ता अपना लिया था और सबका सम्मान, अहिंसा और सहनशीलता को अपना लिया था। तो दोस्तों ये नैतिकता, धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? नैतिकता, मोरालिटी। दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? नैतिकता। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 143।
तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? बताइए। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है दोस्तों, तक्ष विश्वविद्यालय था, सॉरी, प्राचीन भारत का या विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय। दोस्तों यहीं से चाणक्य के बारे में मैंने आपको बताया था। चाणक्य, इन्हीं ने जो है यहीं के आचार्य थे, यहीं पर ये शिक्षा देते थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय। दोस्तों याद रखिएगा, ये इस समय जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। कहां पर? पाकिस्तान, इस समय वर्तमान में जो है ये पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में लगभग पहले हुआ करता था तक्षशिला विश्वविद्यालय, और ये विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। दुनिया भर से लोग यहां पढ़ने के लिए आया करते थे। तो याद रखिएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में। पहले पूरा पाकिस्तान अलग नहीं था, पूरा हुआ करता था, जो अपना भारत देश था पूरा हुआ करता था, तो यहीं पर तक्षशिला विश्वविद्यालय था। अब वो पाकिस्तान में हो गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 144, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काकोरी कांड जो है वह किस वर्ष हुआ था? अगर आपसे पूछ ले तो 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। और दोस्तों यह ऐतिहासिक घटना जो है ये 1925 में 9 अगस्त 1925 को हुई थी, और क्रांतिकारी संगठन जो था HRA, जिसका फुल फॉर्म की अगर बात करें तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। इनके सदस्यों ने लखनऊ के पास काकोरी जगह है, लखनऊ के पास में काकोरी जगह है, वहां पर क्या हुआ, एक ट्रेन जो थी वो खजाना लेकर जा रही थी, सरकारी खजाना जो है लेकर जा रही थी। उसी ट्रेन को जो है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने उसी ट्रेन को लूटा था, सरकारी खजाना लूटा था। उसी के जो है विद्रोह में, उसी के चलते जो है इन लोगों को फांसी दे दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां को, राम प्रसाद बिस्मिल को और रोशन सिंह को फांसी दे दी गई थी, इसी काकोरी कांड की वजह से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कब हुआ था? 1925 में। कहां पर है ये काकोरी? लखनऊ के पास है। किस संगठन ने? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA के सदस्यों ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 145, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों वही HRA जो था उसका जो है नाम बदलकर जो है चंद्रशेखर आजाद ने इसकी स्थापना की। इसका जो है नाम क्या बदलकर रख दिया गया? तो HSRA क्या रख दिया गया? HSRA, यानी कि सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी कि HSRA इसका नाम रख दिया गया। पहले क्या था? HRA था। कब अगर बात करें रखा गया? तो 1928 में। आपको मैंने बताया 1925 में जो क्या हुआ था, कांड हुआ, काकोरी कांड। उसके थोड़े दिनों बाद, 3 साल बाद, यानी कि इसका जो है नाम वाम चेंज करके चंद्रशेखर आजाद ने जो है दिल्ली में इसकी स्थापना की। याद रखिएगा, इसी का जो है विकसित रूप था, या इसी का नाम बदलकर यह सोशलिस्ट जो है, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया, HRA का। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 146, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कहां से संभाला था? बताइए। दोस्तों कभी आपसे पूछ ले आजाद हिंद फौज का जो स्थापना है इसकी, वह किसने की थी? तो वह थे रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। याद रखिएगा, किसने स्थापना की? रास बिहारी बोस। लेकिन आगे चलकर जो है 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसका जो है नेतृत्व संभाला, और यही उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो नारे थे इनके, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, और कौन से थे? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जैसे बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध नारे जो है यहीं से दिए थे। और ये कहां पर अगर बात करें इसकी स्थापना, तो सिंगापुर। कहां पर स्थापना की बात करें? सिंगापुर। कब? 1943 में। इसके जो आजाद हिंद फौज के जो संस्थापक बोले या इसकी स्थापना बोले किसने की? तो रास बिहारी बोस ने। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व संभाला था। तो इसका राइट आंसर जो है कहां है? सिंगापुर। कहां से नेतृत्व कहां से संभाला? सिंगापुर से। यहीं से इन्होंने बड़े बड़े जो है नारे दिए, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 147, आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? बताइए। आजाद हिंद सरकार की, दोस्तों वही है आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद सरकार। तो इसकी स्थापना मैंने अभी आपको बताया कब हुई? 1943 में, सिंगापुर में। कहां? सिंगापुर में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 148, भारत के
पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइए, भारत के जो पहले यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे हरिलाल जे कानिया, जस्टिस हरिलाल जे कुंशनदास कानिया इनका पूरा नाम था। याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को इन्होंने पद ग्रहण किया था, अपना पद संभाला था 26 जनवरी 1950 को। और दुर्भाग्य से समझिए कि 1951 में पद पर रहते ही, चीफ जस्टिस के पद पर रहते ही इनका निधन हो गया था। 1951 में थे कौन? जस्टिस हरिलाल जे कानिया। याद रखिएगा भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 149। भारत का पहला लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था? बताइए, जो भारत का पहला लोकसभा चुनाव था वो कितने चरणों में हुआ था? तो दोस्तों ये अनेक चरणों में हुआ था, इसका कोई असीमित नहीं था। अनेक चरणों में जो है भारत का पहला जो है लोकसभा चुनाव हुआ था। और दोस्तों कब हुआ था अगर आपसे पूछें तो 1951 से 52 में। कब? 1951 से 52 के बीच में अनेक चरणों में जो है भारत का पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, दोस्तों अगर मैं बात करूं अप्रॉक्स तो लगभग 68 चरण थे। 68 चरणों में जो है इसका चुनाव हुआ था। तो 1 2 3 नहीं, पूरे 68 जो है चरणों में इसका चुनाव हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, कब पूछ ले? 1951 से 1952 जो हमारी योजना आयोग था उसके तहत 1951 से 52 के बीच में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 150। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों अगर मैं बात करूं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तो दोस्तों इसमें सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार की भी बातें हुई, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था राजनीतिक स्वतंत्रता का। क्या था? राजनीतिक स्वतंत्रता का इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहीं पर हमारे 150 प्रश्न पूरे होते हैं, यानी कि पार्ट 3 जो है यहीं पर हमारा भारतीय इतिहास का पार्ट 3 जो है यहीं पर कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।